हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गंगा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किया था, जो कि सहसंयोजक यौगिक है आपका। उसमें हमने क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है आपकी, जिसमें हमने उसकी जो प्रिंसिपल हैं, उसके मेन पोस्टुलेट्स थे, उसको पढ़ लिया था। 4 पोस्टुलेट्स पढ़े थे। आज जो बचे हुए पोस्टुलेट्स हैं उसको पढ़ेंगे बच्चों। आई होप आपको चारों मैंने जो पोस्टुलेट समझाए थे वो समझ में आ गए होंगे। आज जो बचे हुए पोस्टुलेट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे, साथ ही नए टॉपिक को शुरू करेंगे। बच्चों, तो देखिए, हमने कल जो 4 पोस्टुलेट्स पढ़े थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बात की थी कि जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो वीबीटी को एक तरह से खत्म करता है। तो वीबीटी में जो कहा गया था, वीबीटी में क्या कहा गया था, लिगेंड और आपके मेटल आयन के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है, तो उप सहसंयोजक या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। क्रिस्टल फील्ड आया, क्रिस्टल फील्ड ने क्या बताया आपको कि जो एक बॉन्ड वाली बात थी उसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। खत्म कर दिया मीन्स कहने का मतलब ये है बच्चों कि उसने ये कहा कि उसमें सहसंयोजक या फिर उप सहसंयोजक टाइप का कोई भी बंध नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। यह बंध पूर्ण तरह क्या होता है, आयनिक होता है। इसके बारे में बताया था बच्चों। तो यहाँ से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू होती है। उसका जो फर्स्ट पॉइंट था बच्चों वो था आपका कि धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति क्या होती है, पूर्णतः आयनिक होती है। और उससे पहले फर्स्ट पॉइंट अपना कुछ और था बच्चों। हाँ, फर्स्ट पॉइंट अपना था बच्चों, क्या था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। मेटल आयन के चारों ओर क्या होंगे, लिगेंड गिरे हुए होते हैं इस तरह से। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, तो क्या था, मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, आयोनिक होती है। आयनिक होती है। कोवेलेंट कैरेक्टर को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कोवेलेंट कैरेक्टर जो आपका वीबीटी ने बताया था वो इसको क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया। ये इस यहाँ पे होता ही नहीं। कौन सी प्रकृति होती है, तो आयनिक होती है। लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या बनता है, आपका बॉन्ड बनता है। ये इसका सेकंड पॉइंट था बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं बच्चों, क्या था अपना, जो नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया कि मतलब आयनिक होती है और इनके बीच में जो दूरी होती है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था कि जो मतलब डिस्टेंस निकालते हैं अपन मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी की बात की थी, एम एन के बीच में बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी अपन कैसे निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला लिखा था Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और Q1 और Q2 क्या बताया था बच्चों, Q1 Q2 चार्ज ऑन, चार्ज ऑन लिगेंड एंड, लिगेंड एंड, अब क्या लिखेंगे अपन, फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा साफ लिखेंगे समझ में आएगा। चार्ज ऑन लिगेंड एंड मेटल, मेटल और चार्ज लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होगा वो आपका क्या होगा, Q1 Q2। आर क्या होगी, Q1 और Q2 की डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो ये होती है आपकी सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट था बच्चों, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर क्रिया से जो परस्पर क्रिया से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप धातु आयन के द्विकक्षकों का विपाटन हो जाता है। तो बच्चों, हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड क्या करते हैं, जैसे सेंट्रल एटम के पास आएंगे वो सेंट्रल एटम क्या करता है, सबसे पहले तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। क्या बताया था कि जो सेंट्रल एटम होता है वो आपका सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को मतलब बनाएगा, जो भी जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल रहता है। किस हिसाब से स्टेबल रहता है, अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ा था कि वेरिएबल टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। और इस मतलब बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट में वो मतलब स्टेबल रहते हैं। तो क्या करेगा, सबसे पहले मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज, मतलब अपने ऊपर क्या लाएगा, पॉजिटिव चार्ज लाएगा, पॉजिटिव चार्ज लाएगा। कैसे लाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे इसके पास लिगेंड आएगा, क्या आएगा, लिगेंड आएगा, तो इसके अट्रैक्शन फोर्स से आएगा इसके पास। और इसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन, रिपल्शन होने लग जाएगा। रिपल्शन होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास कोई लिगेंड है, लिगेंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सेंट्रल एटम है, यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रॉन है और एक लिगेंड आया, ये इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे क्या कर रहा है वो
इसके बीच में इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया। बच्चों समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से समझाता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। बच्चों देखिए कि सबसे पहले अपने पास कोई मेटल है, वो किस उसमें जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से है, समझिएगा इस तरह से उसमें ऑर्बिटल है। कुछ भी ज़्यादा आगे भी जो हो सकते हैं बच्चों देख लीजिएगा थोड़ा, इसको यहाँ बना सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का एक आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक लिगेंड आया बच्चों, उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। ये इसको डोनेट करके क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जो अकॉर्डिंग टू वीबीटी या फिर सॉरी अकॉर्डिंग टू वीबीटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बट क्रिस्टल फिर जल्दी क्या होगा, इसके पास आएगा और इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो जैसे ही इससे जुड़ जाएगा, उसके बाद ये जो मेटल है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्शन फोर्स लगने लगेगा। रिपल्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगने की वजह से इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, हाई एनर्जी में चले जाएंगे, मतलब एक्साइटेड हो जाएंगे, हाई एनर्जी में चले जाएंगे। ये हाई एनर्जी में गए बट ये वाले नहीं गए, तो ये जो लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन और हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, डी कक्षकों का विभाजन कर देंगे, मतलब उनमें स्प्लिटिंग करा देंगे। तो किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, लिगेंड के पास आने की वजह से। जो इनके डायरेक्शन में होंगे, लिगेंड के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाई एनर्जी के हो जाएंगे, वो जो डायरेक्शन में नहीं होंगे वो लो एनर्जी के हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बच्चों हमने पढ़ा था, यह सिद्धांत लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का धातु के डी कक्षकों में जाना अस्वीकार करता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड कहता है आपका कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो इसने जो क्रिस्टल CFT है उसने क्या कह दिया, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होता है, यूँ कह दिया था। तो ये हमने 4 पॉइंट पढ़े थे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने एक बार फिर से इसको रिपीट भी कर दिया है, कंप्लीटली आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, समझिएगा। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को एक बार रीड कर लेता हूं बच्चों। स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की समप्रतिशतता लिगेंडों द्वारा संकुल बनाते समय समाप्त हो जाती है। बच्चों मैंने जैसे अभी इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में नहीं जाते हैं, और उससे पहले हमने बताया था कि डी कक्षकों की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। तो बच्चों समझिएगा, जैसे अपने पास कोई कंपाउंड है उसमें इस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, जैसे अपने पास एक मेटल आयन है, उसमें जो डी ऑर्बिट है वो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है अपने पास, इस तरह से उसमें क्या है, बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग जैसे होती है, अगर इस चारों मतलब ये जो आपका लिगेंड है उसके चारों कोनों पे बराबर अगर कोई आता है, लिगेंड आते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आपका लिगेंड आ गया, यहाँ पे भी लिगेंड आ गया, यहाँ पे भी लिगेंड आ गया, यहाँ पे भी लिगेंड और यहाँ पे लिगेंड, मतलब सब जगह लिगेंड बराबर आए, तो इनमें क्या होगा, इनकी जो एनर्जी है, जैसे ये डी कक्षकों की एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। D5 की एनर्जी सबकी क्या होती है, सेम होती है, इक्वल एनर्जी के होते हैं। जैसे इनके पास लिगेंड आएगा, लिगेंड आते ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स लगने लग जाएगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्शन होने की वजह से बच्चों लिगेंड जिस ऑर्बिट के सामने आएगा उसकी एनर्जी को क्या कर देगा, हाई कर देगा, और जिसके सामने नहीं जाएगा उसकी एनर्जी को क्या कर देगा, लो कर देगा, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिट होते हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4 और 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी, और स्प्लिटिंग होके ये दोनों कक्षक बढ़ जाएंगे, उच्च ऊर्जा वाले और निम्न ऊर्जा वाले। तो क्या होता है, जैसे मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, लिगेंड यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस तरह से अपने क्या होंगे, लिगेंड आएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल में तो क्या होगा, जो स्प्लिटिंग होगी उसमें कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जैसे कि बच्चों कोई कंपाउंड है उसमें लिगेंड आ रहा है, लिगेंड अगर चारों तरफ से एक साथ अटैक करेगा तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी तो उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट जिसमें स्क्वायर प्लेनर की बात करूँ, स्क्वायर प्लेनर कोई कंपाउंड है अपने पास, समझिएगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है अपने पास, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा समझिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी साफ कर लेता हूँ, दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए देखेंगे। जैसे कि बच्चों अपने पास एक तो लिगेंड है, क्या है, ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी बच्चों अपने इस तरह से स्क्वायर प्लेनर की बात करूंगा, स्क्वायर प्लेनर की,
स्क्वायर प्लेनर की बात करूँ, जैसे लिगेंड यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल में और ये स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर लिगेंड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 और यहाँ पे लिगेंड आ रहा है बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा लिगेंड आ रहा है। तो सारे कक्षक होगी 1 2 3 4 ज्यादा हो गए, इसको 2 कम कर लीजिए, ऑक्टाहेड्रल में 6 ही होते हैं, तो यहाँ पे कम कर लीजिए। तो 6 मतलब जो लिगेंड है वो सेम जगह पे है, एक तरह से एक स्फीयर की तरह लिगेंड क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सब में बराबर हो जाएगी। और जैसे मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूँ बच्चों, स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं हम, तो क्या होगा कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है या फिर लिगेंड जहाँ पे भी आएंगी वो उनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो किस तरह से रहेगी, समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर लिगेंड आया, यहाँ पे लिगेंड आया और यहाँ पे लिगेंड आया और एक लिगेंड यहाँ पे आया, तो क्या हो जाएगा कि इनके बीच में तो बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्डिंग भी हो जाएगी और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स भी देखना रह जाएगा, जिसकी वजह से इनके ये जो आपका ऑर्बिट रहेगा इसकी जो एनर्जी रहेगी वो तो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और ये जो बीच वाले जो ऑर्बिट हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और लो होने की वजह से इनके बीच में क्या होगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग मतलब कक्षक जिसे एक उच्च ऊर्जा का है और एक निम्न ऊर्जा का है, तो इसकी वजह से उनमें जो स्प्लिटिंग होती है तो दोनों कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और उनके बीच में अंतर आ जाएगा। इसे कहते हैं हम डी कक्षक विपाटन। इसके बारे में हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे और अलग अलग कंपाउंड के लिए भी पढ़ेंगे बच्चों। पहले ये मैं खाली आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। लिगेंड आएगा और जो मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन है उनको उत्तेजित करेगा, उत्तेजित करते हुए उनकी जो एनर्जी वो हाई हो जाएगी, हाई हो जाएगी तो दूसरे कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉनों में, उनके जो कक्षकों में क्या हो जाएगा, विपाटन हो जाएगा। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको मैं एक बार अष्टफलकीय में जैसे किस तरह से मतलब विपाटन होता है वो बना के बता देता हूँ आपको। आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है एक तरह से उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है, तो स्फेरिकल होने की वजह से जो उसमें डी कक्षकों में विपाटन होगा या फिर स्प्लिटिंग होगी वो किस तरह से होगी, समझिएगा थोड़ा सा। तो बच्चों स्प्लिटिंग होती है वो समझिए किस तरह से होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अपना एक डी ऑर्बिट है, डी ऑर्बिट है, कितने ऑर्बिट कितने सबसे होते हैं, उसमें 5 होते हैं। तो डी ऑर्बिट है ये किसमें अपनी जैसे कि ग्राउंड स्टेट में समझ लीजिए, इसको लिख सकते हैं स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षक, जिसके पास कोई भी दूसरा लिगेंड नहीं आ रहा, तो उसको क्या लिखेंगे, स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षक, स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षक, स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षक। और इसी तरह से हम यहाँ पे लिखे बच्चों, जैसे इनके पास लिगेंड आएंगे, लिगेंड आएंगे तो लिगेंड आते ही ये क्या हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे। जैसे इनके पास लिगेंड आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरह से एक पूरे गोले में मतलब लिगेंड आया तो एक गोला बना देंगे, गोले मतलब चारों ओर से लिगेंड आएंगे, गोल हो जाएंगे और उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, पूर्णतः गोलाकार, पूर्णतः। बच्चों ये जो मैं बुक की लैंग्वेज लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ लेकिन आप ये लैंग्वेज लिखिएगा, पूर्णतः गोलाकार सममितीय क्रिस्टल क्षेत्र में, सममितीय क्रिस्टल क्षेत्र में, क्रिस्टल क्षेत्र में एक काल्पनिक अवस्था, ये मतलब इमेजिनरी क्या हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी, इमेजिनरी स्टेट हो जाएगी। जैसे ही आएगा क्या होगी, इस पे स्प्लिटिंग होगी, इस तरह से स्प्लिटिंग होगी, कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाएगी इसमें। बच्चों समझिएगा, मैं यहाँ पे चार क्यों बनाए वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले अपने पास कोई भी एटम है उसमें डी ऑर्बिट है, तो डी ऑर्बिट फ्रीली जब है उसमें कोई भी मतलब लिगेंड पास में नहीं आ रहा तो वो स्टेबल रहेगा। जैसे उसके पास कोई लिगेंड आया, मतलब लिगेंड आएगा ऑक्टाहेड्रल में आएगा तो वो चारों ओर से बराबर आएंगे, बराबर आते ही क्या करेंगे, एक स्फेरिकल शेप ले लेंगे और चारों तरफ से इनकी जो इलेक्ट्रॉन है, इनके जो ऑर्बिट हैं ऑटोमोस्ट शेल के, सारे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। अब उससे स्प्लिटिंग तो ज्यादा होगी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अपन बात करें ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, एक बॉल की तरह होता है, इस तरह से होता है अपना। यहाँ पे भी लिगेंड आ सकता है, यहाँ किसी भी जगह पे आपका लिगेंड आ सकता है और सब जगह पे लिगेंड आएंगे और लिगेंड आने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी और ये हाई एनर्जी में चला जाएगा।
हाई एनर्जी में जाके जो अब भी अगर आपका क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग करता है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं बच्चों, और किसी कंपाउंड की नहीं कर रहा, ओनली ऑक्टाहेड्रल की, तो उसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, समान होगी दोनों में। मतलब इसमें ना तो कोई आपके निम्न ऊर्जा के कक्षक बनेंगे, नहीं उच्च ऊर्जा के, क्योंकि चारों ओर से क्या होंगे, लिगेंड जुड़ेंगे, तो सारे जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल में होता है बच्चों। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसे कहते हैं, लास्ट में जो लिखा हुआ, अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन। क्या लिखेंगे इसमें, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय क्षेत्र में, अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन, अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन, डी कक्षकों का विभाजन। और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है 10 डीक्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 10 डीक्यू। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, पॉज करके आराम से आप समझ सकते हैं इसको। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपका डी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो लिया है। जैसे मैं यहाँ पे और कुछ दूसरा लेता, जैसे आपका स्क्वायर पैनल ले लेता। स्क्वायर पैनल में क्या होगा बच्चों, इस तरह से बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे, और इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होती है। तो ये क्या करेगा, जो आपके T2G कक्षक होंगे उसी की एनर्जी को बढ़ाएगा और Eg कक्षक की एनर्जी को कम कर देगा, जिससे के कारण यहाँ क्या होगा कि T2G की जो एनर्जी होगी वो तो हाई हो जाएगी और Eg की कम हो जाएगी। तो ये किसमें होगा बच्चों, स्क्वायर पैनल में होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, जो इसका अगला पॉइंट है, क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार से होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल वृद्धि अर्थात विपाटन से तंत्र की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कम ऊर्जा वाले एवं अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षकों में ऊर्जा अंतर 10 डीक्यू कहलाता है, या इसे डेल जीरो डेल्टा से भी इंगित करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में समझाता हूं आपको। तो जो ये पॉइंट वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, बट समझिएगा इसको। ये भी इसी तरह से कह रहा है बच्चों, जैसे आपके पास ये मतलब इस तरह से कुछ ऑर्बिट है आपके पास, लिगेंड जहां पे भी आएगा उसके इलेक्ट्रॉन में तो क्या कर देगा, वो एनर्जी को बढ़ा देगा। साथ ही जो रह गए हैं उसके इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जो कमी हो रही है और वृद्धि हो रही है इलेक्ट्रॉन में, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का विभाजन होता है, तो विपाटन जो होता है वो कुछ इस तरह से अपन शो करते हैं बच्चों, यहाँ पे इस तरह से, और बीच में एक लाइन खींचते हैं, और यहाँ से इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो लिखते हैं, और यहाँ से एनर्जी गैप दिखते हैं। मतलब इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कहने का मतलब बच्चों समझिएगा फिर से। पहले तो मैंने इस तरह से कोई डायग्राम बनाया आपका, कुछ इस तरह लिया था, हाँ आई थिंक, हाँ मतलब इसको बीच में से यहाँ से डिवाइड कर दिया था। इस तरह से आपका मैंने स्प्लिटिंग की। यहाँ पे जो ऑर्बिट है उनकी तो ग्राउंड स्टेट में, ये पहले क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब इनके बाद इसकी जो एनर्जी है, यहाँ पे जो इनकी एनर्जी है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो एक तो लोअर एनर्जी में जाएंगे और एक हायर एनर्जी में जाएंगे। तो हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी, सॉरी हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी की जो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होगा, इक्वल होगा। जितना ये लोअर एनर्जी में जाएंगे उतना ही क्या जाएंगे, हायर एनर्जी में जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं अपन, 10 डीक्यू कहते हैं। इस एनर्जी गैप को क्या कहते हैं, 10 डीक्यू कहते हैं। और इनमें जितनी वृद्धि होगी उतनी ही क्या होगी, कमी होगी। तो लिखते हैं इस पॉइंट को, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको समझाऊंगा, तो इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं, साथ ही एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का, अपने पास लिखिए बच्चों, 6 पॉइंट है इसका। मैंने आपको 5th पॉइंट नहीं लिखा है बच्चों, शायद, तो आप लिख लीजिए, 5th पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसको 6th पॉइंट को लिखते हैं। 5th पॉइंट में क्या था बच्चों, स्वतंत्र धातु आयन के, स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की संभ्रंशता, स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की
द्विकक्षकों की समवंशिता 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 लिगेंडों द्वारा संकुल बनाने में 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 समाप्त हो जाती है समाप्त हो जाती है समाप्त हो जाती है। बच्चों इस पॉइंट का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डी कक्षकों की जो एनर्जी होती है, जैसे वो लिगेंड बनाता है, लिगेंड बनाने के बाद पहले तो क्या होता है, इनकी कक्षकों की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। यहाँ पे सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और स्प्लिटिंग होने के बाद इनकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो यही फिफ्थ पॉइंट अपना कहता है स्वतंत्र धातु आयन की डी कक्षकों की संयोजकता लिगेंड द्वारा संकुल बनाने में समाप्त हो जाती है। लिगेंड से वो जब संकुल बनाता है तो उसकी जो समदंशता मतलब सेम एनर्जी की होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो डिफरेंट एनर्जी के हो जाते हैं। तो अष्टबल का मैंने बना लिया था, आप वही बनाइएगा और इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। साथ ही मैं इसका 6 पॉइंट लिखूंगा, इससे पहले इसको साफ करना चाहता हूँ बच्चों। क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के, लिखिए बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन डी कक्षकों का विपाटन डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार होता है कि विपाटन इस प्रकार होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में डी कक्षकों की डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल कमी के बराबर, डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल वृद्धि कुल कमी के बराबर होती है अर्थात विपाटन से तंत्र की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तंत्र की ऊर्जा में विभाजन से तंत्र की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कम ऊर्जा वाले एवं अधिक ऊर्जा वाले
एवं अधिक ऊर्जा वाले, कम ऊर्जा वाले एवं अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षकों में ऊर्जा अंतर, अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षकों में, डी कक्षकों में ऊर्जा अंतर 10 dq कहलाता है, 10 dq कहलाता है। बच्चों इसका नाम में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, 10 dq कहते हैं, कहलाता है। या इसे डेल जीरो डेल्टा, या इसे डेल जीरो डेल्टा द्वारा भी इंगित करते हैं, डेल्टा डेल्टा द्वारा भी इंगित करते हैं। तो जो समझिएगा इसको, क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षकों का विभाजन इस प्रकार से होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल वृद्धि कुल कमी के बराबर होती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझिएगा कि डी कक्षकों के विभाजन में ऊर्जा, डी कक्षकों का विभाजन इस प्रकार होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल वृद्धि जितनी होती है, मैंने बताया कि जैसे वो एक हायर स्टेट में जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, उसके बाद उनके जो कक्षक है उसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी। आधे तो जाएंगे आपके उच्च ऊर्जा में और आधे जाएंगे लो, मतलब निम्न ऊर्जा में। तो निम्न ऊर्जा में जो कमी आई है, मतलब जो नीचे आए हैं उसमें जो कमी आई है वो वृद्धि के बराबर होगी। साथ ही अर्थात इस विभाजन से तंत्र की ऊर्जा, तंत्र की जो ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो उसकी एनर्जी है उसकी में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है, तंत्र की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कम ऊर्जा वाले एवं अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षकों में ऊर्जा अंतर 10 dq कहलाता है। इसको मतलब नाम दिया हुआ 10 dq, इसके पीछे भी रीजन है बच्चों, वो हम बाद में पढ़ेंगे। 10 dq कहलाता है, या इसे डेल जीरो या डेल्टा द्वारा भी इंगित करते हैं। तो बच्चों इसके कहने का मतलब इतना ही है कि जो आपका तो कोई भी मेटल है या फिर कोई भी आयन जो मतलब डी कक्षों में उसकी डी कक्षों का विभाजन होता है उसमें, तो क्या होगा कि उसकी जो कुल कमी और कुल वृद्धि क्या होगी, बराबर होगी। और साथ ही विभाजन से जो उसके जो सिस्टम है, टोटल सिस्टम में पूरे सिस्टम की जो एनर्जी होगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये अपना 6 पॉइंट होता है, नोट कर लीजिए बच्चों। साथ ही हम इसका 7 पॉइंट शुरू करते हैं। 7 पॉइंट क्या होगा समझिएगा बच्चों। सेवन पॉइंट क्या कहता है बच्चों, वे लिगेंड जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र से 10 dq का मान अधिक होता है, मतलब कि उनमें स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब पॉजिटिव सॉरी जो आपके सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, कि अपने जो लिगेंड हैं जब किसी मेटल आयन के पास आएंगे और उसके डी ऑर्बिट की स्प्लिटिंग जब होगी, तो स्प्लिटिंग होने पर अगर उसमें जो 10 dq का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आता है, तो आपका लिगेंड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, प्रबल लिगेंड होगा। और 10 dq के मान में मतलब अगर कमी, मतलब जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं आता है, तो वो आपका कौन सा होगा, सॉरी कौन सा होगा, आपका वीक लिगेंड होगा या फिर दुर्बल लिगेंड होगा। तो इसको भी समझिए बच्चों। और इसमें एक और पॉइंट है आपका स्पेक्ट्रल रसायन, समझते हैं एक बार थ्योरी लिखते हुए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। 7 पॉइंट लिखिएगा, एक बार मैं पढ़ लेता हूं बच्चों। वे लिगेंड जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र से 10 dq का मान अधिक प्राप्त होता है, प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तथा जो लिगेंड 10 dq का कम मान देते हैं उन्हें दुर्बल लिगेंड कहते हैं। दुर्बल लिगेंड को उनके घटते हुए क्रिस्टल क्षेत्र में क्रमवार रखने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रल रसायन श्रृंखला कहते हैं। तो बच्चों समझिएगा, एक बार फिर से लिखने से समझा देता हूँ। अगर आपका कोई लिगेंड है डी ब्लॉक के पास आए, डी ब्लॉक के पास आने पे उसका विपाटन हुआ, विपाटन होने के बाद ये जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब ग्राउंड स्टेट में भी जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो ऑर्बिट जा रहे हैं वो ज्यादा जा रहे हैं, और मतलब लोअर एनर्जी में जा रहे हैं वो भी ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा लोअर एनर्जी में जा रहे हैं, और जो मतलब हायर एनर्जी में जा रहे हैं वो भी ज्यादा हायर एनर्जी को लेके जा रहे हैं। तो ये जो लिगेंड होगा आपका वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। मतलब इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई लिगेंड आया और इनके बीच में जो स्प्लिटिंग हो रही है
उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या कम है, तब कौन सा लिगेंड होगा आपका, वीक लिगेंड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीक मतलब दुर्बल, किसे कहते हैं बच्चों, दुर्बल, और स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल। दुर्बल और प्रबल आप सबको पता है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका 6 पॉइंट कहता है। और स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो एलिमेंट है या फिर लिगेंड है उनको लिखिए। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब लिगेंडों को अपन घटते हुए क्रम में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में मतलब प्रबल, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो घटते हुए लिखते हैं, तो ये जो सीरीज अपने को मिलती है लिगेंडों की, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ समझिएगा। वे लिगेंड जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र, जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र, उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र से, सॉरी, उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र से 10 DQ से 10 DQ का मान, 10 DQ का मान अधिक प्राप्त होता है, 10 DQ का मान अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगेंड कैसे कहलाते हैं आपके, प्रबल लिगेंड कहलाते हैं, प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। प्रबल लिगेंड कहलाते हैं एवं तथा जो लिगेंड 10 DQ का मान कम देते हैं, तथा जो लिगेंड 10 DQ, जो लिगेंड 10 DQ का मान कम देते हैं, 10 DQ का मान कम देते हैं, उन्हें दुर्बल लिगेंड कहते हैं। उन्हें दुर्बल लिगेंड कहते हैं, दुर्बल लिगेंड कहते हैं। तो ये बच्चों अपना 6 पॉइंट है, समझिएगा। इसमें वे लिगेंड जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र से 10 DQ का मान अधिक प्राप्त होता है, मतलब कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, हाई होगा, तब क्या कहेंगे, उसे हम प्रबल लिगेंड कहेंगे। बच्चों ये समझिएगा, प्रबल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तथा जो लिगेंड 10 DQ का मान कम देते हैं, कम देंगे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आपका दुर्बल लिगेंड कहेंगे। तो दोनों ही डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। साथ ही आप एक नई डेफिनेशन लिखिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, उसके बारे में समझिएगा। ये मैं आपको नोट कर लीजिए, साथ ही साफ करता हूँ और उस डेफिनेशन को अलग से लिखते हैं अपन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों लिखिएगा, लिगेंडो को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लीजिए या फिर स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला लिख लीजिए। स्पेक्ट्रो रसायन, स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, श्रृंखला या फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिएगा बच्चों, इसमें लिगेंडो को उनके लिगेंडो को
उनके घटते हुए उनके घटते हुए उनके घटते हुए क्रिस्टल क्षेत्र के क्रिस्टल क्षेत्र में घटते हुए क्रिस्टल क्षेत्र में घटते हुए क्रिस्टल क्षेत्र में घटते हुए क्रिस्टल क्षेत्र में क्रमवार क्रमवार रखने पर क्रमवार रखने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है जो श्रृंखला प्राप्त होती है जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, समझिएगा, उसे स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला उसे स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। उसे स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। बच्चों इसमें किस तरह से अपन लिखेंगे, लिगेंडों की जो सीरीज है वो लिखिएगा। सबसे पहले आपका आता है CO कोबाल्ट होगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO CN NO2 माइनस। ये सीरीज आपको याद रखनी है बच्चों, डाइपीरिडीन SO3 माइनस नेक्स्ट है अपना NH3 सॉरी, उसके बाद है बच्चों आपका NCS H2O OH माइनस Cl माइनस F माइनस Cl माइनस और साथ ही आपका SCN माइनस is greater than Bri। तो ये जो लिगेंड होते हैं बच्चों आपके, ये जो सीरीज होती है घटते क्रम में जो लिखी हुई, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, साथ ही ये सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको आपको याद रखना है बच्चों। आज की क्लास में हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आपकी CFT है उसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं उसको कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम यही तक पढ़ेंगे। आगे की जो क्लास है हमारी उसमें हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में जो आपका डी कक्षकों का विपाटन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, उसके बाद एक ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर हो गया, उसमें जितने भी आपके मतलब किस तरह से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है डी कक्षकों का उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।